Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yarne from NIT Polytechnic Nagpur Electrical Department. So student, in last lecture we already start the armature winding. ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने आर्मेचर वाइंडिंग के जो टर्म रिलेटेड है उन टर्म्स के बारे में हमने पढ़े कि वाइंडिंग्स में क्या क्या टर्म्स होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ वाइंडिंग भी जो है वो स्टार्ट किए थे, जिसमें से एक टाइप्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, तो इस वीडियो में हमें आगे के जो टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग के जो आगे के टाइप्स हैं वो हमें इस वीडियो में देखना है। सो लेट अस स्टार्ट a video with the first course outcome and learning outcome. The course outcome is use the relevant three-phase alternator for a different load condition, and the learning outcome is you should be able to understand after completing this video, understand about the concentric and distributed armature winding and understand about nothing but the full pitch and short pitch armature winding. So इसके बारे में हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. Now what is the program outcome mapping? So here this topic will be mapped with a PO1 that is basic knowledge, PO2 that is a discipline knowledge, and PO9 that is a communication. We communicate with each other, and the PO9 also satisfied, the PO10 also satisfied, because this topic is useful for a lifelong learning, and hence the PO10 also satisfied. Then PSO2 also satisfied, because here the PSO2 is nothing but related to the our machine, so hence the PSO2 also the satisfied to this topic. Okay, so now let us start with the first types of armature winding. So ये already discussed in last video. There are the three types of the armature winding, that is single layer winding and double layer winding, concentric winding and distributed winding, and full pitch winding and short pitch winding. So from all these three already we discussed about the single layer winding and double layer winding. So now let us discuss about the concentric winding and distributed winding. So what is the concentric winding? So this type of winding, the number of slot is equal to the twice the number of coil. यानी जितने हमें स्लॉट है, ठीक है, यानी हमारे पास अगर समझ लो 12 स्लॉट अगर है तो हमें यहाँ पे वाइंडिंग्स कितनी लेना है, ट्वाइस. यानी जो कॉइल अपने को लगने वाली है वो कैसे कॉइल लगने वाली है, ट्वाइस कॉइल लगने वाली है. यानी 12 स्लॉट के लिए हमें 24 कॉइल लगेंगे, ठीक है. देन this that is also called as a number of slot is equal to the number of coils, right. यानी जितने हमारे स्लॉट रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, कॉइल साइड. क्योंकि एक कॉइल में क्या होते हैं, दो कॉइल साइड होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने स्लॉट लगेंगे, हमें उतने ही स्लॉट लगेंगे जितने हमारे कॉइल साइड रहेंगे, ठीक है. सो अ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हैज अ वन कॉइल पर पेयर ऑफ पोल पर फेज. यानी अगर हमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग पुट करना है तो एक कॉइल के लिए यानी एक पेयर के लिए हमें एक पोल की जरूरत है एक फेज के लिए, ठीक है. अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, फॉर अ थ्री फेज अल्टरनेटर, अगर हम थ्री फेज अल्टरनेटर की बात करेंगे तो थ्री वाइंडिंग होते हैं थ्री फेज अल्टरनेटर में, एक आर वाई के लिए, एक वाई के लिए और एक बी के लिए. तो आर वाई बी के लिए अगर आर रिक्वायर्ड, hence the number of slot that are available under each pole under each phase is denoted by m, and it is denoted and it is given by m is equal to n by 3. इसका मतलब अगर हमें एक पोल, एक पर पिच एक पोल के लिए अगर हमें एक कॉइल लग रही है तो हमें 3 के लिए क्या हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 3 से, क्योंकि 3 वाइंडिंग है, ठीक है. तो इस हिसाब से अगर कॉन्सेंट्रिक आर्मेचर वाइंडिंग को अगर पुटअप करना है तो अगर अपन मान लेते हैं इफ 3 स्लॉट पर पोल पर फेज इज अवेलेबल, अगर 3 स्लॉट अपने पास अवेलेबल है हर एक पोल के लिए, एक पोल और एक फेज के लिए, ठीक है. और लेट x बी द नंबर ऑफ कंडक्टर टू बी प्लेस्ड अंडर अ वन पोल. एक पोल के लिए हमें x नंबर ऑफ द कंडक्टर हमें पुट करना है. समझ लो मान लेते हैं 100 कंडक्टर हमें पुट करना है. सो कैसे पुट करेंगे, क्या करेंगे, हेंस ऑल x कंडक्टर यानी सारे के सारे 100 कंडक्टर हम क्या करेंगे, आर प्लेस्ड इन अ वन स्लॉट एंड 2 स्लॉट पर पोल विल बी एम्प्टी. यानी यहाँ पे हम पोल को क्या करेंगे, दो पोल को एम्प्टी रखेंगे और दो स्लॉट को एम्प्टी रखेंगे. तो एक स्लॉट में क्या करेंगे, सारे के सारे जो नंबर ऑफ कंडक्टर है उनको क्या करेंगे,
पुटअप करेंगे, और जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि द ऑल कंडक्टर, जो हमें एक पोल के लिए जितने कंडक्टर थे उन कंडक्टर को हम 3 स्लॉट में रख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको कॉन्सेंट्रेट किया और एक ही स्लॉट के अंदर रुके, और 2 स्लॉट हमने क्या कर दिए, एम्प्टी रख दिए, एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अगर यही बात अगर डिस्ट्रीब्यूट में करना है तो क्या करेंगे, इन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग में अगर मुझे वही सेम 3 का अगर स्लॉट मुझे पास प्रेजेंट है, और 3 स्लॉट में अगर मुझे एक्स कंडक्टर अगर मुझे पुटअप करना है यानी वहां पे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, उन 100 कंडक्टर को 3 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक स्लॉट में मैं 40 रखूंगा, दूसरे स्लॉट में 40 कंडक्टर रखूंगा, तीसरे स्लॉट में बचे हुए 20 कंडक्टर रखूंगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में स्लॉट के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते। इफ द एक्स कंडक्टर पर फेज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग m slot per phase available under every pole, then the winding is called as a distributed winding। यानी अगर हमने एक पोल के अंदर हमें 3 कंडक्टर अगर मिल गए, समझ लो 3 स्लॉट मिल गए एक पोल के लिए, ठीक है, अपने को एक पोल बनाना है नॉर्थ पोल, और उस नॉर्थ पोल के लिए मुझे 3 स्लॉट है, तो मैं उन 3 स्लॉट में क्या करूंगा, उन 100 कंडक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक स्लॉट को 40, दूसरे स्लॉट को 40, तो तीसरे स्लॉट को 20। लेकिन कॉन्सेंट्रेट में हम क्या करते हैं, सारे के सारे 100 जो कंडक्टर है वो एक ही स्लॉट में रखते हैं और 2 स्लॉट एम्प्टी रखते हैं। तो यही मेन डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग में। देन इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के वजह से इट इज यूज फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन साइनोसाइडल वेवफॉर्म। अगर साइनोसाइडल वेवफॉर्म में अगर हमें ईएमएफ अगर इंड्यूस करना है तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग। और इसीलिए इन जनरल हर अल्टरनेटर में कौन सी वाइंडिंग यूज किया जाता है, इन दिस वाइंडिंग द हीट डिसिपेशन इज मोर। इसमें अपन हीट डिसिपेशन बहुत ज्यादा रख सकते हैं, यानी हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, और इसीलिए हमेशा हम डबल लेयर, शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को ही प्रिफर्ड करते हैं अल्टरनेटर के लिए। यानी डबल लेयर वाइंडिंग यानी एक ही स्लॉट में 2 वाइंडिंग प्रेजेंट होना, देन शॉर्ट पिच होना चाहिए वाइंडिंग, आगे देखेंगे शॉर्ट पिच यानी कैसा होता है, और वो वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसे ही वाइंडिंग हम अल्टरनेटर के लिए क्या करते हैं, प्रिफर्ड करते हैं। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, that are the 2 types of the winding mostly used in a armature। okay, the next type is full pitch and short pitch winding। तो ये full pitch और short pitch winding कैसे होती है, तो ये शो करता है आपको ये डायग्राम। देखिए ये डायग्राम में आपको N और S ये 2 पोल आपको नजर आ रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कितने स्लॉट प्रेजेंट है, 7, यानी ये 7 स्लॉट है। और इन 7 स्लॉट में क्या किया अपन ने, एक वाइंडिंग यानी एक कॉइल को अपन ने फिक्स किए। अब इस कॉइल को अपने को पुटअप करने के लिए जब हम 1 to 7 यानी फुल पिच यानी पूरे पिच में, जब अपन पूरे कॉइल स्पैन में, जिसको हम बोलते हैं कॉइल स्पैन, ठीक है, द कॉइल हैव अ स्पैन विच इज इक्वल टू द 1 पोल पिच। अगर ऐसा कोई कॉइल है जिसका स्पैन लेंथ यानी 2 स्लॉट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, अगर उन 2 स्लॉट के बीच का डिस्टेंस अगर एक पोल पिच है, एक पोल पिच यानी 180 डिग्री, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फुल पिच वाइंडिंग। अगर यही मैंने अगर 7 की जगह अगर वाइंडिंग को 6 में पुटअप किया, लेकिन 2 पोल किसके बीच में है, 1 to 7, और अपना वाइंडिंग कहाँ पे है, 6 में है, यानी मेरा क्या हो गया, एक जो स्लॉट है उसको मैंने कम किया, और एक स्लॉट कम करने की वजह से जहां पे if the coil span of winding is less than 180 degree, अगर less than 180 degree अगर होता है, so that is called as a short pitch winding। अब यहाँ पे अपन coil side कहाँ से कितने से कितना ले रहे हैं, 1 to 6, यानी एक coil का जो span है वो क्या हो गया, बच गया है, और इसी को हम बोलते हैं short pitch fall angle, और it is denoted by alpha। अगर आपको यहाँ अल्फा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हर एक स्लॉट का एंगल निकालेंगे। तो हर एक स्लॉट का एंगल कितना होगा, टोटल कितने स्लॉट है, 7, 180 है, तो इन दोनों के बीच में हर एक के बीच में क्या है, 6, तो 180/6 का मतलब होता है 30। तो हर एक एंगल के बीच, हर एक स्लॉट का एंगल कितना है, 30 का एंगल है। तो 30 का एंगल होने के वजह से ही यहाँ पे अगर एक एंगल से शॉर्ट है यानी एक स्लॉट से अगर शॉर्ट है, इसका मतलब कितने डिग्री से ये शॉर्ट पिच है, 30 डिग्री से ये शॉर्ट पिच है, और फुल पिच यानी कितना है, 180 डिग्री।
ठीक है। तो इस तरीके से फुल पिच वाइंडिंग होती है और शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज भी है, अगर फुल पिच वाइंडिंग की जगह अगर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर यूज करते हैं तो देयर आर द लॉट्स ऑफ एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या क्या है? सो द एडवांटेज ऑफ द शॉर्ट पिच वाइंडिंग इज इट सेव द कॉपर ड्यू टू शॉर्ट लेंथ, क्योंकि अपना जो लेंथ है वो कॉपर की क्या हो गई, कम, क्योंकि अपना स्पैन लेंथ क्या हो गया, अभी 1 to 7 जाने के जगह क्या है 1 to 6। इसका मतलब एक जो स्लॉट है उस एक स्लॉट के लिए जाने वाला स्पैन लेंथ क्या हो गया, कम। और स्पैन लेंथ कम होने के वजह से ये क्या करता है, कॉपर को क्या करता है, सेव करता है। कॉपर का ऑटोमेटिकली कॉपर सेव हो गया, यानी उसका क्या हो गया, कॉस्ट सेव हो गया। साथ ही में they improve the waveform of the generated EMF by reducing the harmonic component। ये भी एक एडवांटेज है शॉर्ट पिच वाइंडिंग का, कि ये क्या करता है, जो EMF जो जनरेट होता है उस जनरेटेड EMF का जो वेवफॉर्म है उस वेवफॉर्म में से हार्मोनिक कंपोनेंट को रिड्यूस करता है। हार्मोनिक कंपोनेंट यानी जैसे nth हो गया, nth हार्मोनिक हो गया, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ हार्मोनिक, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इन लॉसेस को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। साथ ही में लॉसेस को रिड्यूस करता है, इसका मतलब क्या, तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक द एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस आर रिड्यूस एंड दीज आर द एडवांटेज। और इन्हीं एडवांटेज के वजह से हमेशा जो अल्टरनेटर है उस अल्टरनेटर को हम कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट पिच वाइंडिंग हमें क्या करता है, कॉपर का जो कॉस्ट है उसको बचाता है, वेवफॉर्म को, यानी जो वेवफॉर्म है उसके ईएमएफ की जो वेवफॉर्म है उसके हार्मोनिक कंपोनेंट को रिड्यूस करके वेवफॉर्म को इंप्रूव करता है। देन हार्मोनिक कंपोनेंट रिड्यूस होने के वजह से जो लॉसेस है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग है तो आपके नंबर ऑफ कंडक्टर कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ कंडक्टर कम होने के वजह से जो ऑल अराउंड यानी टोटल वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज अपना कॉइल से प्रोड्यूस होना चाहिए वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बट वो थोड़ा माइनर होता है, इतना ज़्यादा कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ता। बट ये एक अपना डिसएडवांटेज हो जाता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग का, कि बाय यूजिंग शॉर्ट पिच कॉइल द टोटल वोल्टेज अराउंड द कॉइल इज सम अबाउट रिड्यूस, यानी कुछ प्रमाण में ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस होने के वजह से हम जो है इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, बट मोस्टली इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हम अल्टरनेटर में हमेशा शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ही यूज करते। तो कौन से वाइंडिंग हमेशा हम अल्टरनेटर में यूज करते, डबल लेयर वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग। यानी अपना जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है अल्टरनेटर में, ये डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट पिच वाइंडिंग यही प्रेजेंट होता है हर अल्टरनेटर में, ओके। सो ये तो था सारा चीज हमने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने दो चीजें पढ़े, एक कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में, और उसके बाद शॉर्ट एंड फुल पिच वाइंडिंग के बारे में हमने पढ़े हैं, ठीक है। सो ये आपको रिवाइज करना है बार बार देख के, एंड आपको ये असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड एक्सप्लेन अबाउट द फुल पिच एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फुल पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग को 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, टू एक्सप्लेन द फुल पिच वाइंडिंग एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, ना ही ये अभी आगे पूछेगा। ये एमएसबीटी क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ओके। बट फुल पिच वाइंडिंग एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग मोस्टली आस्क इन एमएसबीटी क्वेश्चन। सो आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको पोस्ट करना है, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। ये एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं, और उस डेरिवेशन का जो डेरिवेशन है ये आपके एमएसबीटी क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी पूछा जाता है। इट्स 150% बोल दो, ठीक है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन पेपर में पूछा ही गया है। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी टेक the EMF equation of alternator, okay. So thank you for listening the video. Thank you very much.